आप बता रहे थे कॉमन वॉशरूम भी है होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे लोग आपस में वैसे नहाते हैं, सब दिख रहा होता वो है। जापान में होते हैं अच्छा, वो जापान का है। ऑनसेन जिसमें नंगे नहाते हैं। क्या हुआ था वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका? जापान के ऑनसेन का, जापान में मैं था उसमें, एक फूजी, माउंट फूजी के आसपास एक गांव है, एक तो मेन वाला है, एक दूसरा है थोड़ा दूर है, वहाँ पर था मैं। तो भाई जब मुझे नहीं 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 ऐसी नहीं, ये माउंट फूजी के आसपास नहीं, ये टोक्यो की बात है। टोक्यो में मैं एक हॉस्टल में रुका हुआ था। तो जब मैं पहली बारी भाई हॉस्टल में चेक इन किया, पहले तो हम सुबह फंस गए लव होटल में। वो क्या होता है भाई? अब हमें नहीं पता था भाई ये होता क्या सिस्टम है। वहाँ एक तो सबसे गलत बात है, 3 बजे चेक इन होता है भाई दिन में। मेरी फ्लाइट 2-2:30 बजे आई थी सुबह, मेट्रो चलती है सुबह 5 बजे। तो पहले तो हमने 3 घंटे वेट किया कि मेट्रो चलेगी भाई तब जाएंगे। 8-10 हज़ार ऊबर दिखा रही है, क्यों खर्च करना है, हम तो भाई ट्रैवलर है, जितना पैसा बचेगा बचाएंगे। हम पहुंचे मेट्रो लेके हॉस्टल में, 7 बजे हम पहुंच गए थे। अब भाई और 12 घंटे का ले ओवर था मेरा वियतनाम में। तो मेरे को तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे चले हुए, और मैं पूरा ऐसे नींद में था कि अब तो बस पैसे ले लो, मैं सोऊंगा। मैं हॉस्टल में पहुंचा, उसने बोला भाई 3 बजे चेक इन है तुम्हारा। मैंने यार 3 बजे तो नहीं रुका जाएगा, 7 बज रहे मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, और फिर पूरा दिन खराब है, 3 बजे सोऊंगा तो उठूंगा कैसे। मैंने बोला एक काम कर, मैं तुझको पैसे देता हूँ और तू मेरा रूम दे दे। कहता नहीं। भाई मना ही कर दिया, और मुझे लग रहा मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला मैं तेरे को आज का भी पैसे देता हूँ, 5,000 है ना तेरे, पर मुझे रूम दे दे। कहता नहीं, 3 बजे ही दूंगा। 3 बजे ही दूंगा। मैं यार ये बात तेरी समझ नहीं आ रही। ठीक है, मैंने लगेज रखा, मैं चल दिया, मैं गली में ढूंढता हूँ कोई। तो यार वहाँ पे ना एक होटल था वो लाल सा, तो मैं तो यही देख रहा था रूम्स अवेलेबल, रूम्स अवेलेबल। अब उसमें मैं गया तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ बटन लगे हुए थे 401, 402, 403, और उनकी फ़ोटो लगी हुई थी और वो नीचे बटन थे। अब मुझे लगा कि यार इन्होंने वो बताए हुए हैं कि रूम ऐसे ऐसे हैं, 402 वाला उसमें पैसे भी लिखे हुए थे नीचे। ठीक है यार ये कर लेते हैं, ठीक है 4-5 हज़ार का पड़ रहा है, सो जाएंगे अपना। मैं वहाँ चिल्ला रहा हूँ खड़े होकर, कोई नहीं था। मैं कौन है, एनीबडी देयर, कोई नहीं आए। भाई लॉन्ड्री वाला आए, मुझे देख के चला जाए। मैं उसको बोला बुला दे भाई किसी को। थोड़ी देर में बराबर में ही रूम, मेरे गेट था, गेट खोल के बंदा बाहर आ गया। साला मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। तो कहता कुछ पे जाना है। मैंने कहा ये 402 दबा दे। इसने 402 दबाया, मैंने पैसे करा, यूँ बोलने लगा रूम पे जाओ। ठीक है भाई चलते हैं, हम रूम पे चले गए। मैंने जैसे ही रूम खोला भाई, उस रूम में तो जंजीरें पड़ी हुई है, बेड पे जंजीरें हैं, और मशीन अंदर घुसते एक मशीन लगी हुई है। तो वो मशीन चालू हो गई एकदम से कि अब बटन दबाओ आपके पैसे कट जाएंगे और ये रूम एक्टिवेट हो जाएगा। और उस पर रूल्स लिखे हुए थे इंग्लिश में कि एक बार रूम बंद हो गया तो 4 घंटे से पहले खुलेगा नहीं, कि वो लव होटल है। अब आप उसमें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लोग हो जाओगे, उसमें जंजीरें और ऐसे ऐसे प्रोग्राम की पूरी प्रोग्राम है। फ्रिज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक जो भी था, जिसमें उसमें से लोगे पैसे कट जाएंगे। बट वो बहुत सीढ़ी सा रूम था भाई। भाई यार ये क्या भाई मैं ये चटक है भाई। मैंने नहीं, ये मैंने रील्स पे देखा है। हाँ मैंने कदम भी नहीं रखा भाई उसमें। मैंने ये तो सिस्टम की, उसने जब बोला कि गेट नहीं खोलूंगा यार ये पंगा है कुछ। और उसमें लिखा था कि अगर आप गेट खुलवाते हो, एक बटन दबाओगे तो नीचे से खुलेगा। तो एक बार गेट खुलने के भी कुछ पैसे थे, मतलब पेनल्टी थी आप पे। उसका मतलब प्यार का माहौल बना रखा था कि अब अंदर ही रहो। तो जंजीरें थी और क्या क्या था? वो थी हथकड़ी जंजीरें, मतलब हथकड़ी जो होती है वो थी, और सामान पड़े थे इधर उधर, मतलब क्या डंडे वंडे, छड़ी वड़ी पड़ी थी। तो पूरा सिस्टम था भाई मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है सुबह सुबह मेरे साथ में। मैं भाग लिया वहां से नीचे। तो मैंने उसको बोला लिफ्ट, कह रहा लिफ्ट भी नहीं चलती, लिफ्ट नीचे से ही ऊपर आ सकती है, और जब आपका टाइम होगा तभी एक्टिवेट होगी। तो वो लॉन्ड्री वाला जबरदस्ती रहो यहाँ। लव होटल का मतलब कंसेप्ट यही होगा। तो लॉन्ड्री वाला एक छोटी सी सीढ़ी से जा रहा था, तो मुझे बोला कि भाई हट भाई मुझे जान दे। मैं चला गया उससे। तो फिर उसके बराबर में एक होटल मैंने लिया भाई, उसने 7,000 का दिया मुझे 5-6 घंटे का। बढ़िया होटल था। मैं भाई सो, टेंशन नहीं, इतनी मड़क नहीं ले सकते, बन गए ट्रैवलर जितना बनना है। सो के उठा मैं। तो भाई मैं नहाने का हिसाब पूछा तो उसने बोला वी हैव ऑनसेन। भाई होता होगा कुछ ऑनसेन बोनसेन। होटल में नहीं थे नहाने वहाने का? होटल में ही जिसमें था। उसने बोला कि आपका जो है लड़कियों का 3rd फ्लोर पे है, लड़कों का 4th फ्लोर पे है, बट हमारे पास ऑनसेन है। रूम में बाथरूम्स नहीं थे? नहीं रूम में नहीं था, हम हॉस्टल में थे ना। अच्छा। तो ठीक है भाई 4th फ्लोर पे चले जाएंगे लड़कों का। भाई मैं जाके देखा तो ये वॉश बेसिन है और अंदर एक इतना बड़ा रूम है ये, और इसमें नंगे नंगे लौंडे खड़े हैं 5-10। यार ये क्या हिसाब है भाई, पूरे नंगे नहा रहे हैं ये तो सारे तो फिर मैंने थोड़ा ऑनसेन के बारे में पढ़ा, तो ऑनसेन की इनकी क्या टेक्निक होती है कि सब नंगे नहाते हैं।
और ये जापान में बहुत कॉमन चीज़ है। इसका मेन चीज़ क्या है, एक पूल होगा उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म पानी होता है, वो आपकी यहाँ तक होता है, तो आपको उसमें बैठना होता है। तो वो कहते हैं कि वो पानी जो है ना आपकी बॉडी की सारी गंदगी निकाल देता है, डिटॉक्स कर देता है। ये हमारे आयुर्वेदा में भी है, ये तरीका वाकई में काम करता है ये। तो भाई ठीक है, बट यार हम नंगे कैसे नहा भाई किसी के साथ, और भाई मेरे को बड़ा अजीब लगे। और उन वो लोग बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, वो स्ट्रेट फेस पे नहा रहे हैं प्रॉपर। ऐसे बराबर से निकल जा रहा भाई मेरे बराबर से, मैं यूं बच रहा हूँ, ये क्या है। तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ दिन में कब टाइम मिलेगा मुझे खाली मिल जाए। अब नहाना तो है ही भाई, बाहर निकलना है। तो मैंने देखा 2-4 बार चक्कर काटे उसके, मुझे वो खाली मिल गया कि अब ये 2-3 बजे तक नहा लेंगे, 4 बजे के बाद कौन नहा रहा है। मैं गया भाई, मैं नहाया वाया, कपड़े उपड़े, उसमें बाहर ही है, उसमें इतना बड़ा वो लगा रहता है पोस्टर कि अगर आप इसके अंदर कपड़ों में गए तो आप पे पेनल्टी लगेगी, तो कपड़े में नहीं जा सकते कच्चे बच्चे में। तो भाई मैं चला गया, मैं नहाया वाया, नहा के एकदम से मैं ऑनसेन में कूद गया। तो मैं जैसे यहाँ से गर्म पानी आ रहा था, ऑनसेन ऐसा था, तो मैं थोड़ा ऐसे बैठा था कि कोई आ भी जाए साले को कुछ दिखाए ना। भाई जैसे ही मैं बैठा, भाई ये काला आ गया, लंबा चौड़ा अफ्रीकन। भाई मैंने कहा यार ये क्या बकवास है भाई। अब भाई होगा यार भाई। अब या तो मैंने कहा यार इसके साथ या तो 1-2 और आ जाए, इसके साथ तो यहाँ पे टिका नहीं जाएगा। अब दिमाग 2 तरीके से चल रहा है। अब मैं बैठा हूँ भाई, और वो आके साला ऐसे, जब ये भाई बैठा है ना ऐसे बैठ गया भाई, इस तरफ में मुंह करके, हाँ ऐसे चौड़े में। मैंने भाई यूं कर लिया, ऐसे घुटने उठा लिए। मैं यूं कर रहा हूँ, तो आकाश भाई ने ये कर लिया। मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं ठीक है भाई, ऐसे अपना थोड़ा सा विचार वाली पोजीशन में कि बंदा कुछ सोच रहा है, डिस्टर्ब ना कर दे। तो मैं सोचा उठूँ तो साला उठूँ कैसे भाई। तो पानी मेरी तरफ से आ रहा था, तो मैं उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, क्या डाले देर से हेलो करूँ। तो मेरे से बोलता एक्सक्यूज मी ब्रदर। यस। तो कहता वो पानी ना वहाँ से आ रहा है, तो उधर गर्म होगा, व्हाई डोंट यू सिट हियर। मैं क्या कह रहा भाई तू। भाई मैं उठा, मैं भाई तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो भाई उठ के भाग गया। फिर उस दिन ना शाम वहाँ पे एक बंदा आया था इंडिया से, पाजी थे हमारे। तो मैंने आते ही उसको बोला भाई तुझे पता है यहाँ पे नहाने का जुगाड़ नंगा है। कह रहा जी हाँ हम ना जाएंगे नंगे वंगे, हम तो कच्चे में ही जाएंगे। पाजी कच्चे में ही जा रहे हैं नहाने। वो नहीं माना भाई, फाइन भरा उन्होंने। अब पता नहीं पेनल्टी वो लगाई नहीं लगाई भाई, वहाँ तो लगा हुआ था पोस्टर। पाजी तो कच्चे बच्चे में हाथ डाल के एकदम बढ़िया से नहा रहे थे। भाई क्रेजी सीन है यार भाई। बट जापान के गांव वाँव और ये सब कैसे है भाई, आपने तो पूरा एक्सप्लोर करा है। भाई जापान के गांव बहुत ही सूदिंग चीज़ है, बहुत ही सूदिंग। पर यह है कि मेरे को अगर चूज करना हो ना कि चाइना या जापान, तो मैं चाइना करूँगा। उसका रीज़न है वो मेरी तरह बदतमीज से हैं थोड़े, मतलब वो वहाँ रिलेटेबल लगेंगे यार कि थोड़ा कुछ तो हो रहा है। वो बहुत ही अच्छे हैं यार जापान के, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो शायद वो शांति थोड़े दिन में बोरियत बन जाए। और वहाँ जैसे आप चाइना में थे तो पीछे टिकटॉक फुल वॉल्यूम चल रहा है, जापान में तो लोग बात करने पे भी ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ भाई वो हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे तो बहुत ही। उसके म्यूजियम में गया था मैं, हिरोशिमा के, जो नहीं है हिरोशिमा नागासाकी का जो एटम बम फटा था, उसके म्यूजियम में समझने की भाई कैसे कैसे हुआ था उस दिन। ऐसा था कि पिन भी फेंक दो ना तो आवाज आ जाए। मुझे व्लॉग करना, मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ, क्या बोलूँ क्या भाई, बोला ही नहीं गया वहाँ पे, क्या बोलता मैं। या तो कोई बोल रहा हो भाई, कैमरा बस बोलते रहो, बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। वो बहुत अलग है यार। भाई जापान की ऐसी ऐसी रीलें भी आ रही है कि एक बंदा वाइट सॉक्स पहन के चल रहा है, थोड़ी देर बाद उतारता है कि देखो अब भी वाइट है। एक और आ रही है कि वहाँ डस्टबिन्स नहीं मिलेंगे आपको, पब्लिक में डस्टबिन्स नहीं है, लोग अपने सब साथ ही कैरी करते हैं। तो ऐसा सच में है? डस्टबिन तो भाई नहीं है, और ये मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। हाँ यार ये तो बेकार बात है यार, किसी के पास कुछ ट्रैश हो। भाई मान लो हमें नहीं फेंकना है तो मैं कितना रख लूंगा। कॉफी का तो कुछ हो, अब 7-11 रहेगा तो उसके अंदर तो आप डस्टबिन उसी के अंदर है, कॉफी पी के वहीं फेंक सकते हो। अगर कॉफी लेके निकल गए तो आप होटल तक लेके जाओ अपनी, तो ये गलत है। बट हाँ ये जो है ग्लव्स वाली बात, ये सॉक्स वाली कि इतना साफ है, वो मुझे ऐसा लगता है एक आधी गली हो सकती है इतनी साफ। कोई भी नहीं होगी यार इतनी तो, मतलब अगर एकदम सफेद जुराब है फिर वो गंदी तो होंगी। अगर तुम रोड पे चल रहे हो यार, थोड़ा बहुत रोड वहाँ गाड़ियां तो चल रही हैं, बंदे जूते ही पहन रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कोई फैदर पहन के घूम रहे हैं। तो वो तो ओवर हो जाता है, मुझे लगता है कई बार सोशल मीडिया एक फ्लो में चला जाता है। भाई वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए थे आप?
यार वो अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब कि उन्होंने अच्छी हिस्ट्री रही है उनकी उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया हो। कि वो मुझे ऐसा लगता है ग्रेट वॉल में घूम के आपको पता चलता है बहुत ऑब्सेस्ड हैं अपनी बाउंड्रीज को लेके। चाइनीज जो है, आप ये सोचो ना, इनके खून में है, जैसे पंगे करते रहते हैं बॉर्डर पे। तो 2-3 हज़ार साल पहले इन्होंने बनानी शुरू करी थी और 2000 साल तक बनाई है। तो सोचो कितनी सारी सल्तनत खत्म हो गई, कितने सारे राजा बदल गए, बट ये दीवार बनाते रहे। और ये इतनी बड़ी दीवार है कि दिल्ली से न्यूयॉर्क चले जाओगे। अच्छा, 22,000, दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, 22,000 किलोमीटर के आसपास लंबी दीवार है। और जो भी कैदी होते थे, जो मजदूर थे, जो भी कैदी होते थे, उनको भी वहीं भेज दिया जाता था। जो थोड़ा सा पकड़ा गया उसको वहीं भेज दो, चलो वहीं काम पे लगा दो। और जो मरता था उसको वहीं दफना देते थे, क्योंकि कई जगह ऐसी दीवार ऐसी जगह थी कि नीचे जाना या वहाँ जाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो बड़ा नोबल काम है, तुम तो इतिहास में हो जाओगे, तो उसमें ही दफना के चलो। तो कहते हैं आंकड़ा है कि 5 लाख से 10 लाख लोग उसी के अंदर दफन है। बाप रे। किसी को हुआ वहाँ घोस्टली एक्सपीरियंस? ये तो भाई उनसे पूछना भी बड़ा मुश्किल है और समझना भी बड़ा मुश्किल है। और उनको समझाना मुश्किल है, बोल क्या रहे हैं। समझना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, बट आपने नाइट लाइफ पार्टीज वो सब देखा, क्लब्स देखे वहाँ के? भाई पीते बहुत हैं, बहुत पीते हैं। और नाइट लाइफ क्या पीते हैं? विस्की पीते हैं या पीते हैं ज्यादा? विस्की बियर सब पीते हैं, वो बहुत सस्ती है यार वहाँ पे। मैंने इतनी सस्ती बियर नहीं देखी, मैंने उसमें वो देखा मॉल में कि 22 रुपए की बियर भाई, 22 रुपए की। 22 रुपए की तो बिस्लरी आती है, वो भी 20 की कैन में भी और बोतल में भी। अच्छा जी। हाँ 22 रुपए की बियर है वहाँ पर। वहाँ पर दिक्कत क्या है ना कि इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग भाई बढ़ा दी। ये ना मैन्युफैक्चरिंग पे इतना फोकस हो गए कि मैं एक रूल के बारे में बताता हूँ कि इनका जो ये ग्रोथ है उसका पीछे मेन रीज़न क्या है। इन्होंने क्या हैक निकाला, 1992 में इन्होंने एक रूल निकाला था कि अभी हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसका जो टैक्स है एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है और कुछ हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे। वो भी अब जीएसटी के बाद जाने लगा शायद, है ना। इन्होंने क्या रूल निकाला, जो इंडस्ट्रियल टैक्स होगा वो उस पर प्योर इसका हक होगा, स्टेट का। समझ रहे हो? तो अब स्टेटों के बीच में एक होड़ मच गई कि यार मतलब मैं ज़्यादा फैक्ट्री लाऊंगा तो मेरे पे ज़्यादा पैसा होगा और मतलब हम ज़्यादा अमीर होंगे, सेंट्रल से हमारा कोई मतलब नहीं। तो इसलिए वहाँ पर सारे स्टेट जो है ना भाई कंपटीशन में लग गए कि फैक्ट्री लेके आएंगे। तो मान लो आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपके पास ही कंपनी आ जाएगी, सरकार आ जाएगी, भाई इस पॉडकास्ट को इंटरनेशनल लेके जाओ ना, स्टूडियो बनाओ ना, बिल्डिंग बनाओ, 1000 आदमी एक्वायर करो, उसको 1000 करोड़ की कंपनी बनाओ। तो एक दौर चाइना में ऐसा है कि इन्होंने पैसा दे दे के कंपनीज ग्रो कराई, क्योंकि इनको ये था कि बंदा जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हम पे टैक्स आएगा। इसलिए आप क्या देखते हो कि दूसरे देशों के मुकाबले उनके शहरों के जो इंफ्रा है वो सब एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि वहाँ वाकई में उनके बीच में कॉम्पिटिशन था। इसलिए बीजिंग का जो इंफ्रा उन सबसे कमजोर है, क्योंकि शेंजन का और तगड़ा, क्योंकि शेंजन की इकोनॉमी सबसे बड़ी, शेंजन में सबसे ज़्यादा टैक है, चेंगडू का वहाँ की अलग इकोनॉमी। तो ये चक्कर था। बट इसमें एक गलती कर गए कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ा दी, ये डिमांड नहीं बढ़ा पाए अपने लोगों की। तो उनकी स्पेंडिंग पावर जो है ना वो बहुत कम खर्चा करते हैं चाइनीज़। मतलब लग्जरी तो करते हैं, बट वैसे जो सबसे ज़्यादा सेविंग वाले लोग हैं पूरे दुनिया में चाइनीज़। तो ये लोग क्या है, अब अगर इनके मॉल्स में जाओगे तो 100 येन का कूपन, 300 येन का कूपन, मतलब ये क्रेडिट कार्ड वाला तो बहुत कम है वहाँ पे चक्कर। तो ये लोगों को ऐसे वो देते हैं पर्क्स की, खर्च करो दबा। अब वो आदत डलवा रहे हैं, क्योंकि अब देखो ना उनको अपना इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है कि हमें देखना पड़ता है इंडिया की तरफ, भाई अफ्रीका की तरफ, अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। तो अगर उनको देश एक एक करके बाइकआउट और कर रहे हैं तो उनको भी ये समझ में आ रही है कि अपनी ग्रोथ अगर नहीं बढ़ाओगे कंजप्शन तो दिक्कत हो जाएगी।